दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में सुना, हम उस रहस्यमयी कहानी के उस मोड़ तक पहुंच चुके हैं जहां लाल आंखों वाले ताबूत और अमृत के पेड़ का राज धीरे धीरे सामने आने लगा है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे एक साधारण खोज धीरे धीरे एक भयानक रहस्य में बदल गई, और जो आवाजें, निशान और अजीब घटनाएं सामने आई, उन्होंने सबको डरा कर रख दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर उस अंधेरे के पीछे कौन सी ताकत छिपी हुई है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज का भाग पहले से भी ज्यादा रहस्यमयी, डरावना और रोमांच से भरा होने वाला है। मेघना, इशिता और अनुज आधी रात के वक्त एक पुराने राजमहल में एक काले लबाड़े वाले अनजान शख्स के हमले से बिल्कुल बाल बाल बचकर निकलते हैं। लेकिन जब ये लोग गांव वापस पहुंचते हैं तो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ हैं शहर से आई ये लड़कियां जो शुरू में गांव वालों को थोड़ा अंधविश्वासी मानती हैं। वो यहाँ सिर्फ एक चमत्कारी इलाज यानी मृत्युंजय अमृत की तलाश में आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ गांव वालों की हकीकत बिल्कुल अलग है। पूरा गांव एक सदियों पुराने खौफ से बेहद डरा हुआ है। उनका डर कोई भ्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसी ठोस सच्चाई है जिसने उन्हें अपने ही घरों में कैद कर दिया है। गांव के मुखिया ने इनका जो विवरण दिया है ना, वो किसी बुरे सपने जैसा है। उन्होंने सटीक बताया कि ये 4 शख्स हैं जो कत्थई रंग का लबादा पहनते हैं और सबसे अजीब बात, अपने कंधों पर एक भारी ताबूत उठाए रखते हैं। अंधेरे में इनकी आंखें लाल चमकती हैं। इन्हें ही नीशिरमोलो कहा जाता है। इनका ये डरावना रूप इस कथा में एक जबरदस्त हॉरर का माहौल बनाता है और साफ कर देता है कि गांव वाले आखिर इतने भयभीत क्यों हैं। तो यहाँ सबसे मुख्य बात ये है कि ये निशिरमोलो कुछ बेहद सख्त और अजीब नियमों का पालन करते हैं। पहला, ये सिर्फ रात के समय बाहर निकलते हैं। दूसरा, इनके कंधों पर हमेशा वो ताबूत होता है। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक नियम है, अगर कोई इनसे आंखें मिला ले या इन्हें गलती से भी देख ले तो ये तुरंत उसे उठा ले जाते हैं, कोई माफी नहीं। यही बिल्कुल गाँव के 2 लोगों, संपत और कप्ता के साथ हुआ, जो रात में बाहर जुआ खेल रहे थे और इनका शिकार बन गए। सन 1600 के दौर में इस राज्य में एक भयंकर महामारी फैली थी, जहां जवान और बूढ़े तेजी से मर रहे थे। 4 साल बाद उस वक्त की राजकुमारी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई, और फिर ठीक 1 साल और 1 महीने बाद वो वापस आई। उसने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने साथ वो एक अनोखा बीज लेकर आई थी। उस बीज को बोया गया जिससे एक विशाल बरगद का पेड़ होगा, और आप यकीन नहीं करेंगे, उसी पेड़ ने पूरे राज्य की महामारी को जड़ से खत्म कर दिया। उसी चमत्कारी बरगद के पेड़ को मृत्युंजय अमृत वाला पेड़ कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ भी एक शर्त है, इस अमृत के टपकने के अपने नियम हैं। ये अमृत हर वक्त नहीं मिलता, ये सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा और एकादशी की रात को ही कुछ देर के लिए निकलता है। और ठीक यही वो चमत्कारी और सख्त नियम है जिसकी वजह से शहर से आई उन लड़कियों को पूर्णिमा तक इस अनजान और खतरनाक गांव में मजबूरन रुकना ही पड़ेगा। टेंशन बिल्कुल पीक पर है। एक तरफ अमृत का इंतजार है और दूसरी तरफ निशिरमोलो का बढ़ता आतंक। इसे रोकने के लिए आधी रात को एक तांत्रिक द्वारा गांव के चौक पर एक सख्त अनुष्ठान शुरू किया जाता है। इस डिफेंसिव रिचुअल की सामग्री खुद में ही बेहद डरावनी है। एक अग्निकुंड जलाया गया, एक इंसानी खोपड़ी यानी कपाल रखी गई, नर हड्डी का इस्तेमाल हुआ और आसपास 4 धूप बत्तियों से धुआं करके जगह को शुद्ध किया गया। तांत्रिक ने साफ कह दिया था कि एक बार ये क्रिया शुरू हो जाए तो इसे पूरा किए बिना बीच में उठने का कोई विकल्प नहीं है। और फिर आधी रात को उन भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। 4 निशिरमोलो चौक की तरफ बढ़ते हुए आए। उनकी दहशत इतनी ज्यादा थी कि पुजारी डर के मारे मंदिर की तरफ भागा, लेकिन निशिरमोलो ठीक उसके सामने खड़े थे। उस ताबूत का ढक्कन खुला और फिर सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। पुजारी वहां से हमेशा के लिए गायब हो चुका था। इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी रुला देने वाला था। तांत्रिक जो अपनी जगह बैठकर बिना रुके मंत्र पढ़ रहा था, निशिरमोलो ठीक उसके सामने आ गए। गांव वालों ने देखा कि तांत्रिक मिट्टी के एक पुतले की तरह जम गया था। उसकी आंखें और मुंह बुरी तरह से फटे हुए थे और अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। सोचने वाली बात यह है कि एक शिक्षित मिस्टिक, एक सक्षम तांत्रिक भी इन शक्तियों के सामने कितना बेबस साबित हुआ। लेकिन इस विफल अनुष्ठान का असर सिर्फ उस चौक तक सीमित नहीं रहा। इसने एक नया रिपल इफेक्ट पैदा कर दिया।
बहुत दूर किसी अनजान और खौफनाक गुफा में ध्यान लगाए बैठे एक सीनियर तांत्रिक की आंखें अचानक खुल गईं। उसे अपने शिष्य के अंत का आभास हो गया था। उसने सीधे चेतावनी दी कि निशिर मोलो का ये रूप दर्शाता है कि अब उसे खुद वहां जाना पड़ेगा। अगर उसने दखल नहीं दिया तो एक बहुत बड़ी प्रलय आएगी, एक महाविनाश जाग उठा है। और ये चीज सदियों पुराने इतिहास को आज से जोड़ती है। कथा के इस पड़ाव पर एक बेहद नया और बड़ा रहस्य खुलता है। 400 साल पुराना इतिहास सीधे आज की मुख्य पात्र मेघना से जुड़ता हुआ दिखता है। उसी रात मेघना को एक बेहद डरावना और रियल लगने वाला सपना आता है। सपने में वो खुद को उसी 1600 के दौर की राजकुमारी की पोशाक में देखती है। वो एक सुनसान और भयानक जंगल में अकेली घूम रही है और तभी पीछे से कोई अनजान शक्ति अचानक उसके कंधे पर हाथ रखती है। इस भयानक आभास से वो चीख कर जाग उठती है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि वो पेड़ और राजकुमारी का आभास आखिर उसके जहन में क्यों आ रहा है? तो आखिर में ये केस स्टडी एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है। ये निशिर मोलो असल में है कौन, और वो कौन सा काला सदियों पुराना रहस्य है जो आज की एक आम लड़की को 400 साल पुरानी गायब हुई उस राजकुमारी से जोड़ता है? क्या मृत्युंजय अमृत और निशिर मोलो का वापस आना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो इस लोर को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं। आज का ये विश्लेषण यही खत्म होता है, लेकिन इस कथा के रहस्यों की परतें खुलना अभी बाकी है। आगे के पार्ट्स में आपको और भी ज्यादा